मलिक मोहम्मद जायसी के पाठ भारे मासा के प्रश्न अभ्यास की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, अघन मास की विशेषता बताते हुए विरहिणी यानी कि नागमती की व्यथा कथा का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। अघन मास यानी पहला जो खंड था हमारे इस पाठ का, भारे मासा का। तो अघन मास में क्या हुआ है कि दिन छोटे हो गए हैं, रात बड़ी हो गई है, सर्दी पड़ने लगी है। नागमती को दिन भी रात जैसे लगते हैं। अब विरह में सर्दी की लंबी रातें बिताना उसके लिए कठिन हो गया है, और वो दिन रात दीपक की बाती की तरह से जलती रहती है वियोग में। उसका जो रंग रूप है वो पति के साथ चला गया है। निरंतर विरहाग्नि में, विरह रूपी अग्नि में वो जल रही है, और अंत में वो दोहे में भंवरे और कोहे से के माध्यम से ये संदेश अपने प्रियतम पहुंचाना चाहती है कि हे भंवरे, हे कोहे, तुम जाओ और प्रिय से कहो कहो संदेशड़ा, हे भंवरा एकाक, हे मेरे, हे भंवरे एक कोहे, तू मेरे प्रियतम से ये संदेश देना कि सो धन बिरह जरमुई, जिस अपनी पत्नी को, नागमती को तुम छोड़ के आए थे, वो बिरह में जल करके मर गई। तेहक धुआं, वो जली, ऐसी जली कि उसके शरीर से उठते हुए धुआं हमें लगा और हम काले हो गए हैं। हमारे काले होने का राज क्या है? ये नागमती के वियोग में जलने के कारण उसके धुएं से हम काले हुए हैं। ये पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा है, जियत खाए मोह नहीं छाड़ा, पंक्ति के संदर्भ में नायिका की विरह दशा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। जियत, इसमें जो वियोग है उसकी तुलना किससे की गई है? बाज से। जाड़े में विरह बाज के समान हो गया है, बाज पक्षी के समान हो गया है। वह नागमती को जीवित खाए जा रहा है। उसका रक्त और आंसू और पसीना बहकर सब ढल गए हैं, है ना, समाप्त हो गए हैं। मांस शरीर का गल गया है नागमती का, हड्डियां सूखकर शंख की तरह से हो गई हैं। वह मादा सारस की तरह से अपने प्रियतम का यानी कि रत्नसेन का नाम रट रट कर मर सी गई है। अब वो कहती है कि हे प्रियतम, तुम आओ और मेरे इन पंखों को आकर के समेट लो, निशानी के तौर पे। तीसरा प्रश्न है, माघ महीने में विरहिणी की क्या अनुभूति थी? क्या अनुभूति होती है माघ के महीने में? माघ के महीने में जाड़ा काल की तरह से हो गया है। प्रिय रूपी सूर्य से ही अब जाड़ा समाप्त होगा, यानी प्रियतम उसके यानी रत्नसेन आएंगे सूर्य की तरह से, तभी ये जाड़ा समाप्त होगा। वनस्पतियों में रस उत्पन्न होने लगा है। लता वनस्पतियों में फूल आते हैं, पुष्प आते हैं, लेकिन उसके यौवन रूपी पुष्प का रस पान करने के लिए भंवरा रूपी रत्नसेन नहीं है, तो और ज्यादा वियोग उसे सता रहा है। आंखें महावट की बारिश की तरह से लगातार टपकती रहती हैं, जिनसे वस्त्र गीले हो जाते हैं, और ये गीले वस्त्र उसे कैसे लगते हैं? जैसे तीर की तरह से चुभते हैं शरीर में। श्रृंगार उसका निरर्थक हो गया है। किसके लिए श्रृंगार करे? वह बहुत दुर्बल हो गई है, गर्दन सूख के बिल्कुल धागे की तरह हो गई है, और तन तिनके जैसा विरह में जल करके विरह में तन तिनके जैसे हो गया, और विरह उसे जला करके बिल्कुल छार कर देना चाहती है, राख कर देना चाहती है, और उड़ा देना चाहती है राख करके। चौथा प्रश्न है, वृक्षों में पत्तियां तथा वनों में ढाके किस माह में आते हैं? इससे विरहिणी का क्या संबंध है? तो वृक्षों में पत्तियां और वनों में ढाके किस माह में गिरते हैं? तो वृक्षों में पत्तियां और वनों में ढाके फागुन माह में गिरते हैं। कुछ वनस्पतियों में इसी माह में नई कोंपलें भी फूटती हैं जो उल्लास उत्पन्न करती हैं, लेकिन उन्हें देख करके वो तो लगता है जैसे प्रसन्न हो रही है, लेकिन उन्हें देख करके नायिका की जो उल्लास, नायिका के और ज्यादा दुख की अनुभूति होती है।
पवन झकझोर रहा है, बहुत ज्यादा झकोरे मारता है। लोग जोड़ियां बना करके फाग खेल रहे हैं, लेकिन नायिका को लगता है जैसे उसके हृदय में होली जल रही है। और वो लगातार विरह रूपी होली में जलती अपने आप को महसूस करती है। नायिका का शरीर पीले पत्ते की तरह हो गया है इस माह में। होली में आग लगने पर उससे लगता है कि शरीर में भी विरह की होली जल रही है, जैसा मैंने बताया है। और वह कामना करती है कि ये शरीर पूरी तरह से जल के राख हो जाए, और पवन, दोहे में जैसा कहा गया है, पवन उसकी राख को उड़ा करके ले जाए और उस रास्ते पर डाल दे, किसी राह पर डाल दे। शायद कभी ऐसा हो कि ये राख उस रास्ते से उसके प्रीतम गुजरे और उनके पांव तले आ जाए, है? और उसका होना, यानी कि ये प्रेम की पराकाष्ठा है। और इस प्रेम की पराकाष्ठा का यहाँ प्रदर्शन जायसी ने अपने इस पद्मावत में किया है। और ख़ास तौर से जायसी को उनके वियोग वर्णन के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। यहाँ चार जो खंडों के दोहे हैं उनकी व्याख्या के लिए है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित पंक्तियों की व्याख्या कीजिए। पीयूषों कहे संदेशड़ा ए भंवरा ए का सो धन बिरहे जरमुई ते एक धुआं हमला। मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर नागमती भंवरे और काग से कहती है, उनको मैसेंजर यानी संदेश वाहक बना करके वो अपना संदेश पहुंचाना चाहती है प्रियतम तक, यानी कि राजा रत्नसेन तक, कि हे भंवरे ए काग, जाकर के मेरे प्रीतम को यह संदेश देना कि जिस प्रेमिका को, जिस पत्नी को, नागमती को तुम छोड़ के आए थे, वो बिरह में जल करके राख हो गई और उसका धुआं हमें लगा और उससे हम काले पड़ गए। दूसरा दोहा है, रकत धरा आंसू गरा हाड़ भये सब संग, धन सारस होई रर मुई आ समेटो पंख। यहाँ पर वियोग में नायिका का यानी कि नागमती का रक्त सब ढल गया है, मांसू गरा, मांस भी सारा गल गया है, हाड़ भय सब संग, और हाड़ यानी हड्डियां सूख करके शंख जैसी हो गई हैं। धन सारस होई ररमुई, जैसे कि सारस की जोड़ी में अगर एक कोई बिछड़ जाए तो दूसरा भी जीवित नहीं रहता, ऐसा कहा जाता है। दूसरा भी उसका चीख चीख करके अपनी जान दे देता है। तो वही स्थिति मेरी हो गई है कि मेरी भी जैसे जोड़ी बिछड़ गई है, और ऐसे में मादा सारस की तरह से मैं तुम्हारा नाम रट रट करके मरी जा रही हूँ, और आओ और मेरे पंख आकर के समेट लो निशानी के तौर पर। तीसरा है, तुम बिनु कंता धन हरुई तन तीन भर बहाडोल, तेहि पर बिरह जराए के चाहे उड़ावा झोल। तुम्हारे बिना जो तुम्हारी प्रेमिका है ये बहुत बहुत दुर्बल हो गई है। हरुई यानी दुर्बल, तन तिनवर भाडोल, तन यानी शरीर, तिनवर यानी कि तिनके की तरह से डोलता रहता है। तेही पर बिरह जराए के चाहे उड़ावा झोल, और उस पर बिरह रूपी पवन, बिरह रूपी अग्नि भी और पवन भी, दोनों के लिए बिरह जला के, बिरह रूपी अग्नि जला करके राख को उड़ा देना चाहती है। चौथा दोहा है, यह तन जारों छार के कहो कि पवन उड़ा, मकुत ही मार्ग होई परो कंत धरे जह पाओ। यह यहाँ कामना करती है नागमती कि यह तन जारों छार के, यानी कि इस तन को जला करके, ये तन जल करके बिल्कुल राख हो जाए, ऐसी उसकी कामना है। और मैं पवन से कहूं कि इसको उड़ा ले जाए। मकु शायद ते ही मार्ग होई परे, शायद उस मार्ग में जाकर के मेरी ये राख गिर जाए, कंत धरे जह पाओ, जहां पर कि मेरे प्रियतम अपने चरण रखें, अपने पांव रखें, अपने पैर रखें, हैं, और मेरा ऐसे ही उनसे मिलन हो जाए। अंतिम है इस प्रश्न में, सातवां प्रश्न अभ्यास में, प्रथम दो छंदों में से अलंकार छांट कर लिखिए और उनसे उत्पन्न काव्य सौंदर्य पर टिप्पणी कीजिए। तो इसमें प्रथम दोनों खंडों में उपमा का प्रयोग है, रूपक अलंकार का प्रयोग है, उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है, और अनुप्रास। मैंने जैसा कि बताया था कि
जायसी ने अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है और दोनों ही प्रकार के अलंकार यहाँ हैं। शब्दालंकार जहाँ शब्द से सुंदरता उत्पन्न होती हो, अर्थालंकार जहाँ अर्थ से सुंदरता उत्पन्न होती है। दोनों ही प्रकार के अलंकारों का प्रयोग किया है जिनसे कि भाषा में सौंदर्य की वृद्धि हुई। भाव जो प्रकट करना चाहते हैं, भाव को बहुत ऊंची पराकाष्ठा पर ले गए हैं। भाव सौंदर्य की बहुत अधिक सौंदर्य में वृद्धि हुई है इन अलंकारों के कारण। और क्या है, नाद सौंदर्य उत्पन्न हुआ है। नाद एक ध्वनि, और उस जब नाद सौंदर्य होता है तो संगीतात्मकता आ जाती है कविता में, और इसका बहुत सुंदर प्रयोग यहाँ हमें दिखाई देता है। ये प्रश्न अभ्यास थे जायसी के 12 मासा के चारों खंडों के। कृपया इनको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करके तैयार रखें।